हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंटर ऐप एंड आज हमारे बीच मौजूद हैं सो फेसबुक इज बिल्डिंग ऑडियंस फॉर अस, लेट्स वेट फॉर द ऑडियंस एंड आज हमारे बीच मौजूद है तन्मय अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर। एंड साथ में यहाँ पे मौजूद है हिमांचल साहू जी, जो कि एनआईटी से ही है, हमारे बैच है। और मैं सारे एनआईटी वाले मेरे दोस्तों को बोलूंगा, प्लीज वॉच द वीडियो एंड हिमांचल वेरी वेरी वेलकम टू यू एंड कांग्रेचुलेशन। सो हिमांचल इज फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम एक ही बैच के हैं, तो यू नो एक अच्छा फीलिंग भी आ रहा है कि आज साथ में, यू नो आई एम फीलिंग प्राउड कि आज ये साथ में है। और आप लोगों के सारे सवाल जो आप लोगों के मन में हैं, उनके जवाब देने के लिए आज हिमांचल हमारे बीच में है और तन्मय जी आपके सवाल हिमांचल तक लेकर के जाएंगे। सो लेट्स अगेन कम टू द वीडियो पार्ट और हम लोग चालू करते हैं इस पे। जैसे ऑडियंस बिल्डअप होने शुरू होंगी, हम आपके सवालों के जवाब देने शुरू कर देंगे। यहाँ पे प्लीज जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को भी देख पाए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी मेंटर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तन्मय अग्रवाल। जैसा कि मेरे दोस्त मोहित साहब ने आपको बताया, आज हम यहां फेसबुक पर लाइव हुए हैं एक खास मकसद से। मकसद है यूपीएससी, सीजीपीएससी और सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए, प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किस तरह नोट्स बनाएं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने हाल ही में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में यानी कि सीजीपीएससी में टॉप किया है। हम बात कर रहे हैं हिमांचल साहू जी की। हिमांचल साहू जी हमारे साथ हैं। हिमांचल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। आपसे जानना चाहूंगा हिमांचल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बेमेतरा जिला है, वहाँ पर नवागढ़ तहसील है, वहाँ पर छोटा सा गांव है नांदल, वहाँ का मैं निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। जी। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम लोग गांव में संयुक्त परिवार में रहते हैं जी। जिसमें हमारे परिवार की इकाई में हम 3 सदस्य हैं। मेरी माता जी है, मेरा बड़ा भाई है जितेंद्र साहू और एक मैं, और हम 40 लोग सदस्य लोग गांव में संयुक्त परिवार में अभी रहते हैं। जी। आपके पापा जी? मेरे पिताजी जब मैं बचपन में था तो उनका देहांत हो गया। अच्छा, तो आपका जो पालन पोषण हुआ है वो मम्मी जी ने किया है? मम्मी जी और बड़े पिताजी हैं श्री गुलाब साहू जी हैं, और घर का पूरा सहयोग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आया। अच्छा, मम्मी जी क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं सर? जी, हाउसवाइफ है। और बड़े हमारा भाई? जो खेती बाड़ी है गांव में, उसकी भी उसमें उनका सहयोग रहता है। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है हिमांचल जी? मैं देखिए, मैं सबसे पहले तो अरुण उदय वहाँ पर गाँव में पढ़ा हूँ जी। उसके बाद मैं तहसील चला गया, सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ा हूँ 1ली से 5वीं तक। 6वीं से 10वीं तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गोरई दुर्ग में पढ़ा हूँ। उसके बीच में 9th क्लास में मैं माइग्रेशन में भी गया था। एक मिनी माइग्रेशन का स्कीम है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उसके तहत मैं गुंटूर गया था, आंध्र प्रदेश 9th में। फिर 10वीं में मैं आ गया वहाँ से वापस जी। फिर 11वीं और 12वीं मैंने बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पढ़ाई की हुई है। उसके बाद मैं AIIT IITs के एग्जाम की तैयारी करता रहा। फिर मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, 2013 पास आउट हूँ। तो ये मेरी अब तक की पढ़ाई रही है। यानी ये जो हीरा निकला है ये गांव से निकला है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो देश है वो गांव का देश है और गांव में असल प्रतिभा छुपी हुई है। तो एक बार ये बात फिर से साबित होती है कि गांव में हुनर कम नहीं है। हिमांचल जी, अब आते हैं इस बारे में कि जब आपने एनआईटी जैसे संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो सिविल सर्विसेज में कैसे आया? देखिए, शुरू से जो हमारी ग्रूमिंग हुई है नवोदय विद्यालय में, तो एक सोशल इंक्लिनेशन जो रहा है वो धीरे से दिमाग में था, बट अपन उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। समय के साथ में अपन उसको धीरे धीरे रिफाइन करते जाते हैं थॉट प्रोसेस को। तो उसी के साथ में हम बहते चले गए। फिर अपनी इंजीनियरिंग कर लिए। फिर धीरे से समझ में आने लगा कि आवर कप ऑफ टी इज डिफरेंट, है ना। हम वहाँ पर जब जॉब करने चले गए तो ये क्या रियलाइजेशन जो था ये डेवलप होता गया धीरे धीरे। तो रियलाइज मैं कर लिया था। उसके बाद डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के तुरंत बाद आपने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी या आपने कुछ बीच में जॉब भी किया? जी, ग्रेजुएशन के बाद मैं 2 साल जॉब किया हूँ आदित्य बिरला के कोल माइंस कंपनी जो उड़ीसा में थी, और वहां पर मैं ग्रेजुएशन के बाद में सेल्फ स्टडी करता रहा।
सेल्फ स्टडी करता रहा। फिर धीरे से मुझे वहाँ समझ में आया कि जो टाइम सफिशिएंट वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया। इसमें 2 साल का स्पैन ऑफ टाइम लग गया रियलाइज करने में। फिर मैं वो जॉब रिजाइन कर दिया, फिर मैं फुल टाइम स्टडी करने के मोड में आ गया बिना जॉब के। जब आपने जॉब छोड़ा तो आमतौर पर होता ये है कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जॉब छोड़ता है तो घर में बहुत हाहाकार मचता है। जी जी। तो जब आपने जॉब छोड़ा तो क्या स्थिति थी? देखिए, जॉब छोड़ने का प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे क्रॉप अप होता गया माइंड में जी। फिर धीरे से वो इतना इकरार हो गया वो कि अब ठीक है, अब से अब मैं कोल माइंस में तो नहीं रह सकता, अपने को कुछ डिफरेंट करना होगा। तो वो इतना स्ट्रांग फीलिंग हो गया। तब फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया रेजिग्नेशन का। क्या है, हमारे यहाँ 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो उस 3 महीने में नोटिस पीरियड भी देना था और अपने को सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो भी पास में था। तो जितना देरी होता डिसीजन लेने में, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता, छोड़ के भी अपन आ जाते। तो घर में जैसे बताया गया, तो सबसे पहले देखिए एक अच्छी खासी नौकरी है, जमा पूंजी जो नौकरी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और हम वहां पर जॉब छोड़ने चले हैं, तो घर में बिल्कुल मना किया जाएगा। बट ये एक प्रक्रिया है, इस स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय स्वभाव है भाई कि आप एक अच्छी नौकरी छोड़ेंगे जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, तो घर वाले बिल्कुल आपको रोकेंगे और रोकना उनका जायज भी है। अगर वो रोक रहे हैं और आपकी इच्छा शक्ति इतनी विकराल हो गई है कि आप वो जो रोक रहे हैं उसको पार कर गए, है ना, कि हमारा इच्छा शक्ति इतना वो है कि आप जो रोकिए, हम अपने को विश्वास है कि हम कर लेंगे, हमें विश्वास है हम आगे बढ़ के रहेंगे। जी जी। तो आपने पहला कंपटीशन एग्जाम कब दिया? कंपटीशन एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय 6वीं क्लास में, वहां से चालू हो गया। मैं बात कर रहा हूं जो सिविल सर्विसेज का मैं एग्जाम दिया। आ रहा हूं वहां पर। जी। पहला वहां पर था, तो कॉम्पिटिटिव माइंड और ओरिएंटेशन हो चुका था। फिर वहां स्कूलिंग से होते होते अपन जैसे इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए AIEEE IITs के एग्जाम मैंने दिए थे, AIEEE दिया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद में गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग फील्ड, मैंने वो दिया था। फिर धीरे से सिविल सर्विसेज की ओर मेरा रुझान बढ़ा, तो मैं वहां उसके एग्जाम दे रहा था। पहला अटेम्प्ट आपने कौन से साल में दिया था? पहला अटेम्प्ट में ग्रेजुएशन में ही दिया था 2013 में। अच्छा, यूपीएससी का भी दिया था। यूपीएससी। तो उसमें आप सक्सेस हो गए थे या निराशा लगी? नहीं, निराशा लगी थी और लगनी भी थी, है ना, सेलेक्ट नहीं ही होना था, क्योंकि अपन जाके एग्जाम में सीधे अपीयर हो गए, ना कुछ सिलेबस का आता पता है, सीधे परीक्षा में बैठना, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, क्यों सिलेक्शन होगा, नहीं होना चाहिए। तो वो उस टाइम मुझे निराशा हाथ लगी थी। अच्छा, और दूसरा एग्जाम आपने कब दिया? दूसरा फिर अगले साल दिया। तब तक क्या है, सिविल सर्विसेज में आने का जो अपने को टेंडेंसी हो रहा था, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं हो रही थी, मतलब यथार्थ में नहीं था, ग्राउंड लेवल पे अपन कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। पहली सफलता कब मिली? पहली सफलता मेरे को 2014 पीएससी में। 2014 पीएससी में मैं 42वीं रैंक आई थी मेरी। अच्छा। और उसमें मैं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर अभी कार्यरत हूँ। उससे पहले 2012 के जो पीएससी में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, बट मैं मेंस में नहीं हो पाया था मेरा। आपने जैसे कि आपको एक एग्जाम में आपको असफलता मिली, फिर दूसरे में भी आपको असफलता मिली, तो असफलता से आपने ऐसा क्या सीखा कि आप सफल हुए? असफलता, देखिए असफलता इसलिए मिली, मुझे पता था क्यों मिली। आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई सक्सेसफुल आप क्यों नहीं हुए, क्यों कोई आप एग्जाम में नहीं लिख पाए, नॉलेज बेस की कमी रह गई क्या? तो मेरे को असफलता का कारण पता था, इसलिए मैं दुखी नहीं हुआ। जो भी कारण थे उसको दूर करने का प्रयास मैं करता रहा। तब जाके जब पता चल गया कि ठीक है, हमने सारा जो रॉ मटेरियल है नॉलेज का वो मतलब पा लिया हुआ है, अब एग्जाम में हम लिखने को तैयार है, तो अपन पूरी ईमानदारी के साथ 100% योगदान दे दिए, तो सिलेक्शन तो इस होना चाहिए। ये हम फेसबुक पर लाइव हैं। अब फेसबुक पर जो हमारे दोस्त साथी हैं उनका एक सवाल लेते हैं आपके सामने। सवाल है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए किस किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए? अच्छा, ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि हमारी जो पढ़ाई है उसको एक प्राथमिकता के रूप में करनी चाहिए। कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, उससे उसका एनालिसिस करते हुए कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे सीजीपीएससी विशिष्ट रूप से बात करूं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स और जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनका आप सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस देते हुए अध्ययन करना चाहिए। एक और सवाल आया है हमारे पास कि मेंस के लिए बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, किन बुक से हम तैयारी कर सकते हैं? अच्छा, सीजीपीएससी मेंस के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, उसमें सीजीपीएससी के हिसाब से आप सेलेक्टेड रीडिंग कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैं देख रहा था कोई पूछा हुआ है, इकोनॉमिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए रमेश सिंह पढ़नी चाहिए जी, रमेश सिंह पढ़नी चाहिए। संजीव वर्मा भी एक अच्छी किताब है, ये पढ़नी चाहिए।
इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस आप पढ़ लीजिए, या तो उसका ऑप्शन में इराक बलूचा की एक किताब होती है वो पढ़ लीजिए जी। तो ये किताबें यहाँ पर सवालों के देख रहा हूँ। सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं जो सभी के दिमाग में चल रहे हैं हम उनको कर लेते हैं, उसके बाद दर्शकों से सवाल लेंगे। हिमांचल जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी प्री की तैयारी आपने कैसे की? सीजीपीएससी प्री, अब देखिए क्वेश्चंस पेपर को देखने से पता चलता है कि सीजीपीएससी तथ्यात्मक ज्यादा पूछ रहा है ना, विश्लेषणात्मक ना होके, कंसेप्चुअल ना होके तथ्यात्मक उसकी पैटर्न ज्यादा है। तो तथ्यात्मक अब एग्जाम डिमांड कर रहा है कि आप तथ्यात्मक पढ़ें। देखिए 5-6 प्रकार के सवाल होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में क्या है, वो व्हाट, व्हेन एंड वेयर को पूछ रहा है, हाउ एंड व्हाई को नहीं पूछ रहा है। अच्छा। तो हम उस डिमांड को समझते हुए अब एग्जाम क्लियर अपने को करना है ना किसी भी तरीके से, तो वो जो फैक्चुअल जो नॉलेज उसको चाहिए, उसी फैक्चुअल नॉलेज को अपन एक रिवाइज करते हुए थोड़ा सा रटने का समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन उसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। उसको रटने के लिए एक इनोवेटिव तरीका अपना लीजिए, वर्ड से इमेज को लिंक कर लीजिए, वर्ड से कुछ बढ़िया सा लिंकिंग करना है, थिंक और लिंक करके एक गेसिंग अपने को मजबूत करनी है प्रीलिम्स के लिए। जी अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, हाँ, फिर जॉब के बाद जब आपने पढ़ाई दोबारा से शुरू की तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज में प्रॉब्लम आता था कि उसमें अपने को पता नहीं होता था कि इतने सारे अलग अलग टाइप के फैक्ट, अलग अलग टाइप के सवालों का जो वेरिएशन होता है पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, और जो फैक्चुअल इसमें पूछा जाता था तो उसमें याद रखने की समस्या बहुत होती थी प्रीलिम्स में। लेकिन धीरे धीरे क्या है, आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए अगर उस चीजों को पढ़ते जाएंगे बार बार तो क्या है, धीरे धीरे चीजें रीइंफोर्स हो जाएंगी और आपको वो याद रहने लगेगा और आप प्रीलिम्स के एग्जाम में आप उसको टिक कर लेंगे। अच्छा, अब जो कॉमन क्वेश्चन जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है उस बारे में बात करते हैं कि सीजीपीएससी प्री के लिए किन बुक्स को पढ़ना चाहिए? सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जी, तो जो पॉलिटी है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि ये कोई प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। तीनों स्तर में आपको जो नॉलेज चाहिए वही चाहिए। तो सबसे पहले तो मेंस की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सिलेबस है, जैसे छत्तीसगढ़ है, साइंस है, वो दोनों काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, तो उसको पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपने क्या पूछा था? मेरा ये सवाल था कि जो सीजीपीएससी, जैसे कि आपने कहा कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, तो इन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आप जो है बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो मैं स्टैंडर्ड बुक पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक का रमेश सिंह पढ़ा हूँ, इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस पढ़ा हूँ, और करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर से अपने को हो जाएगा, द हिंदू वगैरह मैं पढ़ता रहा हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट होता है अपना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टीएमएच का बुक है, टाटा मैग्रो हिल का, वो मैं पढ़ा हूँ। और कोई इसके अलावा अदर बुक? इसके अलावा यहाँ पर कोचिंग के मटेरियल्स बहुत अवेलेबल हैं। वो क्या है, पिन पॉइंट आपको बने बुनाए जो आइटम है, रॉ मटेरियल है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। उनको मैं एक स्कैन सरसरी निगाहों से जरूर देखा हूँ, जिससे क्या है कि प्रीलिम्स में जो यहाँ वेटरन लोग हैं कोचिंग के, वो लोग जो एनालिसिस करके जो मटेरियल बनाए हुए हैं उसका अध्ययन भी अपने को करना चाहिए, इसलिए मैं वो मटेरियल्स भी पढ़ा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि सीजीपीएससी प्री की तैयारी के लिए कौन सी वेबसाइट्स यूजफुल हो सकती हैं? सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्री और मेंस दोनों मान लीजिए। देखिए करंट अफेयर्स के लिए है, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं, आजकल ढेरों कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। तो YouTube के लेक्चर्स आप देखिए, ये सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तो इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं कि सीजीपीएससी मेंटर है, इनका डिजिटल एकलव्य है, इस टाइप के साइट्स, और जैसे आईएएस बाबा है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है ना, मिनिस्ट्रीज की साइट्स हैं, वो सब मैं रेगुलर लिंकअप रखता था। अच्छा, चूंकि बात हमारे प्लेटफॉर्म की हो रही है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि सीजीपीएससी मेंटर ऐप से तैयारी करने के बारे में कह रहे हैं सर, तो प्लीज इस ऐप को फॉलो करिए। एक जो सवाल निकल के आया है कि 19 फरवरी को सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है, तो उसमें करंट अफेयर्स में कब तक के सवाल पूछे जा सकते हैं? तब तक के सवाल उसमें आएंगे जब तक क्वेश्चन पेपर बन गया होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो मोटा मोटा 20-25 दिन पहले मान के चले बन जाएगा। तो उससे पहले जैसे 19 फरवरी को है, तो आप जनवरी तक का पढ़ लीजिए, एक साल तक का, जनवरी 2017 से लेके जनवरी 2016 पिछले तक, एक साल तक। जी, जनवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। भूषण जी का एक सवाल है कि सर सीजी के जनजाति में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए बेस्ट क्या पढ़ें?
जो कोचिंग के मटेरियल्स अवेलेबल है यहाँ पर, जो मैंने बनाया है, जिसको मैं करता था फॉलो, वो कर लीजिए आप। और सीजी गवर्नमेंट का जो जनसंपर्क संचालनालय है, वहाँ पर अच्छी वहाँ पर जनजातियों के जो रियल इश्यूज पे बुकलेट्स हैं, उनको आप पढ़िए। जी। अब जो है वापस हम अपने सवालों पर आते हैं, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हर इंसान के दिमाग में चलते हैं कि सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए क्या कभी आपने कोई मॉक टेस्ट दिया था? मॉक टेस्ट सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं घर पे ही देता था, घर पे दिया, सेकंड जाके नहीं दिया हूँ। कहीं एक आध बार दिया था मेंस का लिखने का। मैं राइटिंग प्रैक्टिस मेंस का नहीं किया हूँ सीजीपीएससी में, खासकर बताऊँ तो। और प्रीलिम्स के लिए मैं घर में क्वेश्चंस बैंक बनाता था, जो बुक आता है ना उसको। ऐसे एग्जाम कंडीशन में मैंने नहीं बनाया है, प्रीलिम्स के लिए बताऊँ तो। और घर में ही जो ऑब्जेक्टिव के बुक आते हैं मार्केट में, जो है बुक ऑब्जेक्टिव के, उनको मैं सॉल्व करता था। अच्छा, मतलब मार्केट के जो मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं उनसे भी पढ़ाई की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि माइनस मार्किंग जो हो रही है, तो अगर हमें सभी सवालों का जवाब पता नहीं है, तो भी क्या सभी सवालों के जवाब हमको देके आने चाहिए, या अगर जिनका पता है सिर्फ उन्हीं को हम जवाब देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए 50% निगेटिव अपने आप में बहुत बड़ा निगेटिव है जी। 33% निगेटिव होता है यूपीएससी में, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं ज्यादा। लेकिन यहाँ 50% निगेटिव है, तो आपको क्या है, वो एक दो मार्क्स से भी लोग चुक जाते हैं कट ऑफ से। तो अपने वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे पहले तो वो सवाल बनाइए जो एकदम आपको बिल्कुल भी कंफर्म हो सवाल। अगर मान लो जाए वो 50-55 तक है तो ठीक है, आप सेफ जोन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके कंफर्म वाले सवाल कम है, पहले बार में तो कंफर्म सवालों को बना लीजिए, दूसरे आइटरेशन करिए, दूसरे बार आप जब जाएंगे तो उन सवालों के जवाब दीजिए जो जैसे दो ऑप्शन आपको लगा है कंफ्यूजिंग, है ना, उनको जरूर आप हल करिए। लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता है उसको तो बिल्कुल हल भी नहीं करना चाहिए। 50% निगेटिव है, जो जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, उस सवालों को आप बिना देखे छोड़ सकते हैं। लेकिन जहां पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है, वहां पर आप उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। यानी अगर मान लो 4 ऑप्शंस में से 2 के बीच में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके आप आंसर दे सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं है, वो दो में, दो तो ऑलरेडी आपने एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अब देखिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्या है, एक गेसिंग होता है ना, वो भी आपका बढ़ जाता है। तो दो में आप कर रहे हैं, रिस्क लेने की क्षमता भी उससे समझ में आती है। सही बात है। अब एक जो सवाल आया है हमारे पास कि ये सवाल है नंद जी का, सर मेंस में पेज सेटअप के बारे में बताएं। पेज सेटअप सीजीपीएससी में फिक्स्ड स्पेस होता है जी, क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद जैसे 30 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स है, 500 वर्ड्स है, 20 मार्कर, 40 मार्कर, 8, 4 और 2 जो है, तो उनके जो वर्ड्स लिमिट है उसके हिसाब से वहां पर में फिक्स्ड स्पेस दे दिया जाता है क्वेश्चंस के बाद में जी। तो उसमें आप जो फिक्स्ड स्पेस है उसमें आपको लिखना होगा। ये है पेज सेटअप। सर जब हमने जो कॉलेज का एग्जाम दिया, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही कि हम सिविल सर्विस में जो है मेंस तक पहुंच सके। जो हमने एग्जाम दिया उस हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ कि कॉलेज में आजू बाजू दो तरफ से मोड़ के बच्चे गैप छोड़ दिया करते थे। तो क्या मेंस में ये काम करना चाहिए हमको? नहीं, यहाँ का पेज सेटअप आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसके लिए उतना ही जगह दिया जाएगा जितना आप उसको लिख सकें, 30 वर्ड्स। अच्छा। उसके बाद दूसरा सवाल 2 नंबर का, फिर ऐसे 4 नंबर के लिए 60 वर्ड्स, 8 के लिए कितने 60 है ना, 100 वर्ड्स हैं, और 20 के लिए 500 वर्ड्स हैं, और 40 के लिए 20 के लिए 250 है, और 40 के लिए 500 वर्ड्स हैं। तो उसी के हिसाब से वो स्पेस दे दिया जाता है। खैर ये सब आपके कंसर्न करने का नहीं होना चाहिए, मेन आप कंटेंट में करिए। ये सब तो बहुत, आपने जो शब्दों की बात की बहुत अच्छी कही। एक जो हर इंसान के दिमाग में जो सवाल होता है कि अगर मुझे 200 शब्दों में आंसर लिखने को कहा जा रहा है तो क्या मैं उसका जवाब 200 में ही दूं या 300 में देके आऊं? नहीं, वहां पर आप पूरे लाइन को लिखने का प्रयास करिए, जो लाइन दिया हुआ है उसको। मेरी कोशिश रहती थी कि जो भी लाइन दिया जा रहा है सीजीपीएससी में खासकर, उसको अपन पूरा कंप्लीट करके आते थे। लेकिन यूपीएससी मेंस में मैं बताना चाहूंगा कि उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस के बाद में ऐसे 2-3 पेज दिया होता है, उसमें हम वर्ड्स अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसे कि 300 वर्ड्स का आंसर है तो उसमें आप 250 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस 10 वर्ड्स चलता है जी। अच्छा, एक और सवाल जो कि इसी हिस्से का है कि जैसे कि हम मेंस का जब आंसर लिख रहे हैं तो क्या उसमें हमें पैराग्राफ बनाना चाहिए या बुलेट्स में जवाब देना चाहिए या टेबल में जवाब देना चाहिए? इसके बारे में बताइए। इसमें अपन मिडिल पाथ रख सकते हैं, दोनों मिक्स कर लीजिए। आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्वेश्चंस क्यों रिलेवेंट है, आप आगे क्या लिखने वाले हैं, ये आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद अगर क्वेश्चन डिमांड करता है कि लिस्ट आउट करिए, एन्यूमरेट करिए, तो आप उसको पॉइंट वाइज दे दीजिए। उसके बाद कंक्लूजन को फिर से आप पैराग्राफ दे सकते हैं। तो आपके स्वविवेक के ऊपर है कि आप उसको मिक्स्ड फॉर्म में
दे दीजिए, मतलब अगर आप बुलेट मिक्स्ड कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम, मैंने मिक्स्ड लिखा था जी। अच्छा, हमारे जो फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं वो लगातार सवाल पे सवाल दाग रहे हैं हमारे ऊपर, बम की तरह सवाल आ रहे हैं और हम सभी सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो अब जो है सीजीपीएससी प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि तकरीबन 15-20 लोगों ने हमें यही कर दिया है। एक फॉलोवर, फेसबुक फॉलोवर ने पूछा है कि सर हम अपना आंसर को कैसे डिफाइन करें। और एक अच्छा क्वेश्चन और आया है कि हैंडराइटिंग का क्या महत्व है? हैंडराइटिंग देखिए, एग्जामिनर आप हैंडराइटिंग देख के सबसे पहले प्रथम दृष्टया एग्जामिनर तो देखेगा कि भाई, पहले तो वो हैंडराइटिंग देख के समझेगा ना आपको कि वो आंसर्स में घुसेगा कैसे। पहले ही वो इरिटेट हो जाएगा आपके हैंडराइटिंग देख के, तो वो फिर इरिटेट हो जाएगा तो आपको मार्क्स भी वैसे ही देगा ना। तो हैंडराइटिंग का महत्व सिर्फ उतना ही है कि वो आपके कंटेंट को बढ़िया पढ़ पाए, लेजिबल होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गोल गोल हो बढ़िया से, है ना, बस उसमें एग्जामिनर को पढ़ा जा सके, वो इरिटेट ना हो। यानी कि अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि सामने वाला समझ सकता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें मच्छर मार के चिपका रहे हैं, यानी कि बहुत घटिया राइटिंग में लिख रहे हैं, तो फिर भूल जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू देखिए इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मैं बोला हूँ पहले ही, तो इंटरव्यू की तैयारी साल भर चलते रहते हैं। आप अपना वैचारिक प्रक्रिया को, मतलब थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करिए, जो भी करंट अफेयर्स में उस पर पैनी नजर रखिए, उस पर ओपिनियन बनाइए, एक स्टैंड लीजिए, और जो भी जैसे नॉलेज बेस आप पढ़ेंगे जनरल स्टडीज में, उससे चीजों को समझ विकसित कर लीजिए। और जब इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में जैसे 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 तथ्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और आपके बैकग्राउंड से पूछा जाएगा सवाल। तो ये सब को आपको तैयार कर लेना चाहिए, और एक होलिस्टिक प्रोसेस है इंटरव्यू की। कोई विशेष तैयारी तो मैं नहीं किया था। जैसे सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, आपको पता चल गया कि साहब मैं तो जो है इंटरव्यू में शामिल होने वाला हूं, तो आपकी मनोस्थिति क्या थी और आपने उस दौरान क्या तैयारी की? उस दौरान एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैं क्या नॉवेल पढ़ने लगा। अच्छा। एक बढ़िया सी किताब है द मैजिक। हाँ, मेरी जो इंटरव्यू की डेट थी 12 जनवरी थी, और 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था। तो 23 दिसंबर से तो अपन 28 दिसंबर तक तो अग्रमान्यता बनना रहता है। 28 के बाद क्या होता है कि उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा, तो कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। तो हमने द मैजिक बुक पढ़ी, और इंटरव्यू की तैयारी ऐसे कुछ विशेष मैं बता रहा हूँ ना, नहीं किया हूँ, लेकिन क्या है करंट अफेयर्स में मैं डेली अपडेट रखता था। अच्छा। कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। जैसे उस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस पर अपन अच्छे से तैयार कर लिए थे। ब्लैक मनी एक्ट हो रहा था, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आया था, गरीब कल्याण योजना आई थी। तो इस प्रकार की जो योजना सरकार की चल रही थी, जो इंटरव्यू बोर्ड में आपसे करंट अफेयर के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब को मैं रेगुलर तैयार करता रहा। और अपना जो बोलचाल है, लहजा है, उसको तो हम सुधार के धीरे से रिफाइनमेंट करना ही है, और कॉन्फिडेंस, पोलाइट और हम्बलनेस के साथ में आपको जवाब देना है। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग है और आपकी बातचीत की शैली अच्छी है और कॉन्फिडेंट है आप, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी प्री और मेंस के साथ ही साथ चली आ रही है। इंटरव्यू को आप क्या है अपने हिसाब से डाइवर्ट भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स रखिए जिससे कि जो इंटरव्यूअर है, जो बोर्ड मेंबर है ऑनरेबल, वो क्या है आपके आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन जनरेट करे। अपने आंसर्स में ऐसे शब्द डालिए, ऐसे उनको क्या है उत्सुकता हो कि भैया ये क्या है, कि आप ये बता दीजिए। तो वो उत्सुकता बस आपको करते हुए आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से भी ड्राइव कर सकते हैं। जी, मैंने ये तरीका अपनाया। अच्छा, एक बहुत सालों से जो बात चली आ रही है कि जो पीएससी या यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, उसमें पूछा जाता है कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, जो दरवाजे थे वो कितने थे, आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या ये क्वेश्चन वाकई में होते हैं या ये एक हवा उड़ाई हुई है? नहीं, इस प्रकार की भ्रामक हवा उड़ाई बातें हो सकती है, और ये इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व को जज करने का कोई पैमाना भी मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। आप इंटरव्यू का मतलब है, देखिए आपसे नॉलेज की टेस्टिंग प्री और मेंस में ऑलरेडी की जा चुकी है। अब इस टाइप के सवाल हो सकता है कि आपके कॉमन सेंस को पूछने के लिए या आपके नर्वसनेस को चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू का जो स्टैंडर्ड पैमाना है कि भाई ये साक्षात्कार है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। तो जो सवाल होने चाहिए आपके ओपिनियन को जानने का होना चाहिए कि आपने तो नॉलेज पढ़ लिया है, बट आप एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है कि नहीं, विजन है कि नहीं।
तो ये सब इंटरव्यू में देखा जाना चाहिए। और ये जो सवाल बोल रहे हैं कि जो ये मेरे ख्याल से भ्रामक है, और इस टाइप के सवाल की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए। मैं अपने फेसबुक के उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने ये सोच रखा था कि सीढ़ियाँ गिन के जानी पड़ेगी, तो साहब आप सीढ़ियाँ मत गिनिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहिए, नॉलेज और बढ़ाते रहिए। अब जो है हम अगले सवाल की ओर आते हैं। अजय सिंह जी ने हमसे सवाल पूछा है कि सर आप इंग्लिश मीडियम से कि हिंदी से? कि हिंदी से? जी मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, तो पहले अटेम्प्ट में मेरे को पता नहीं था कि हम किसी एक पेपर को हिंदी में लिख सकते हैं, किसी एक पेपर को इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है सीजीपीएससी के छात्रों में। तो सबसे पहले ये मीडियम का मैं भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि पहले बार जब मैं दिया तो मैंने सारे पेपर्स को हिंदी में लिखे। मुझे लगता था यूपीएससी की तर्ज पर यहाँ पर या तो हिंदी या तो इंग्लिश में दिया जाएगा, लेकिन जब 12 में दिया तो मैं सब हिंदी में दिया। फिर क्या है, मेरे एक भैया है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन्होंने बताया कि नहीं हम एक किसी पेपर को चुन सकते हैं, पूरे पार्ट को हिंदी में और पूरे पार्ट को इंग्लिश में देने के लिए। फिर मैं दूसरे अटेम्प्ट में मैथ्स और साइंस को इंग्लिश में दिया, बाकी को हिंदी में लिखा, ठीक है ना। पहले मीडियम का सवाल हम कर लेते हैं। फिर क्या है, तीसरे अटेम्प्ट में मैंने सारे पेपर को इंग्लिश में लिखा, केवल 7वें पेपर दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और लोक कला संस्कृति जो छत्तीसगढ़ का है 7वां पेपर, उसको मैंने हिंदी में लिखा। और भाषा का पेपर तो भाषा में ही होगा, तो पेपर 2 से लेकर के पेपर 6 तक के मैं 2015 के मेंस में इंग्लिश में लिखा हूँ, और पेपर जो 7 है उसको मैं हिंदी में लिखा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जो पार्ट है सारे पार्ट को एक ही लैंग्वेज में आउट करें, है ना। वहां पर क्या होता है, जो आंसर शीट होती है उसमें सबसे पहले आपको मीडियम लिखना होता है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप जैसे कोई पेपर को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिख लीजिए, और जैसे मैं 7वें पेपर को हिंदी में लिखा तो मैं हिंदी में लिखा था। तो ये मेरा सीजीपीएससी मेंस का लैंग्वेज था। इंटरव्यू सेक्शन का एक सवाल जो रह गया था वो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी मॉक इंटरव्यू दिया था तैयारी के दौरान? मॉक इंटरव्यू दोस्त लोग मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे घर में, और जब मैं दिल्ली में था तो वहां पर मैं एक मॉक इंटरव्यू दिया था जी। और बाकी इधर मॉक इंटरव्यू देने की मुझे जरूरत ऐसे महसूस नहीं हुई। मॉक इंटरव्यू तभी देना चाहिए, बट क्या है, मॉक इंटरव्यू मेरे को लगा कि जैसे कोई नर्वस होता है तो एक इंटरव्यू कंडीशन माइंड जो एक्वेंटेंस हो जाना चाहिए इंटरव्यू कंडीशन से, उसके लिए मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। क्या है, उससे जो डर है दूर होता है और इंटरव्यू का एक माहौल आपके मस्तिष्क में बनेगा, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ नर्वसनेस या उसका डर नहीं था। जो करंट अफेयर से अपडेट करना था वो मैं कर रहा था, इसलिए मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया इस बार। जब दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू में आप बैठते थे तो किस तरह के सवाल होते थे? हंसी मजाक के सवाल होते थे, परिवार से जुड़े होते थे, या बहुत गंभीर प्रवृत्ति के जनरल नॉलेज के सवाल? नहीं, मॉक इंटरव्यू का मतलब है छद्म साक्षात्कार। आपसे वैसा ही माहौल क्रिएट कर, अब हंसी मजाक से सवाल करेंगे तो फिर वो उसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ ना भाई, जो ऑलरेडी ओरिजिनल इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो एक्चुअल इंटरव्यू लेने का हम लोग प्रयास करते थे। क्या होता था, मैं अपना व्यक्तिगत विवरण उनको बना कर देता था, उस व्यक्तिगत विवरण से ही वो लोग सवाल पूछते थे, जैसा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वैसा वो लोग पूछते थे। उसके बाद ऐसे मजाक हम करते थे। इंटरव्यू के दौरान का कोई एक सवाल जो आप शेयर करना चाहें जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकता है? हाँ, इंटरव्यू में सबसे पहले तो बैकग्राउंड से मेरे सवाल किए गए, उसके बाद में नक्सलवाद की समस्याएं पे सवाल किए गए, विकास के मेरे लिए मतलब पूछा गया, हमारे लोकतंत्र की, मैं पूरे सवाल बता देता हूँ, लोकतंत्र में हमारी क्या कमजोरियां रही हैं ये पूछा गया। अच्छा। तो मोर और लेस ये मोर एनालिटिकल था और लेस फैक्चुअल था, लेकिन फैक्चुअल सवाल भी किए गए थे कि दक्षिणतम जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का, कौन सी जनजाति वहां पर रहती है, उनकी बोली क्या है, उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति रहती है, उनकी बोली क्या है। फिर बोला गया कि इन जनजातियों की जो पिछड़ेपन का क्या कारण है, उनको विकास के फोरफ्रंट में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, आप क्या समाधान सुझाएंगे। इस प्रकार के सवाल पूछे गए। और उसके बाद मेरे से पूछा गया कि जो वही बताया लोकतंत्र में कमजोरियां क्या रही हैं, पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम अभी अपनी जो एक्टिविटीज है या कोई स्कीम है उसमें लाएंगे। और उसके बाद कल्चर का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूछा गया, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है ट्राइबल एरियाज में वो कैसे फ्लो कर रही है या कैसे गवर्नमेंट उसके लिए प्रयास कर रही है। तो इस टाइप से मेरा ओवरऑल इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहे थे जी। अच्छा, यानी ज्यादातर जो सवाल थे वो छत्तीसगढ़ से संबंधित थे या आपकी निजी जिंदगी से या लोकतंत्र से जुड़े? बहरहाल सीजीपीएससी प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे करें, इंटरव्यू की कैसे करें, ये मोटा मोटा हमने जान लिया। अब जो सवाल निकल कर आ रहे हैं जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के जरिए, एक सवाल एक आया है कि आपने
आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपका टाइम क्या होता था? अच्छा देखिए, मैं फुल टाइम जब स्टडी करता था तो मैं 8 से 10 घंटे फुल टाइम स्टडी करता था, ठीक है ना। और जो हमारा समय का विभाजन है बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे सरकारें पंचवर्षीय योजना बनाती है, तो हम क्या अपने लिए छमाही योजना नहीं बना सकते? तो मेरा क्या उद्देश्य रहता था कि भाई हम कब क्या पढ़ने वाले हैं, ये मेरे माइंड में होता था कि मेरा जैसे एग्जाम से जस्ट पहले मैं क्या पढ़ूंगा, एग्जाम से पहले वाले दिन मैं क्या पढ़ूंगा। अब उदाहरण बताता हूँ, मुख्य परीक्षा में पहला प्रश्न पत्र होता है भाषा का, तो ऑब्वियसली मुख्य परीक्षा के पहले दिन के पहले, जैसे 16 को मुख्य परीक्षा है तो आप 15 को ऑब्वियसली लैंग्वेज पढ़ेंगे ना भाई। तो ऐसे क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। मैंने इंजीनियरिंग में कुछ ना सीखा तो रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी है, ठीक है। तो हर जगह हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगा सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा उदाहरण है बैकवर्ड प्लानिंग। बैकवर्ड प्लानिंग विच शुड बी प्रोग्रेसिव। तो आप मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कब आप क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस रिसोर्स से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। वो सब रिसोर्सेस आपके कंप्लीट होने चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ रिवीजन। तो ये टाइम डिवीजन ऐसा होना चाहिए। और अगर टाइम की कमी पड़ रही है तो आपको अपना एफर्ट और एफिशिएंसी बढ़ा देना होगा। तो मैं 8 से 10 घंटे फुल टाइम मैं खुद पढ़ता था, और 8 से 10 घंटे रेगुलर अगर है तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर प्री से जस्ट 1 महीना पहले कोई अचानक से तैयारी चालू करना चाहता है तो उसको ज्यादा एफर्ट ऑब्वियसली देना होगा। तो आप समय से पहले जो स्टार्ट करता है फुल टाइम, उसको कम पढ़ाई करना होगा। लेकिन अचानक से 1 महीना पहले आप प्री देंगे उसके लिए, और 2 मेंस के जस्ट 1 महीना पहले मेंस का पढ़ेंगे, तो आपको एफर्ट और टाइम डिवीजन और जो टाइम है डेली फुल टाइम उसको थोड़ा बढ़ाना होगा जी। एक सवाल जो नरेंद्र शर्मा जी ने हमसे पूछा है कि आप जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन में से किसे प्रेफरेंस देते हैं? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं और कौन सी मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं? सीजीपीएससी के लिए तो लोकल पढ़ सकते हैं। लोकल न्यूज क्या है, सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड समस्याएं आती है जी, तो आप लोकल न्यूज़पेपर कोई पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ये सब पढ़ सकते हैं। उसके संपादकीय को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी के लिए मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। और मैगजीन में इंडिया टुडे वगैरह पढ़ सकते हैं। और मैगजीन में मैं एक विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ता था जी। अच्छा, इन्हें कितने समय दिया जाना चाहिए अखबार को और मैगजीन को अप्रॉक्स? एक न्यूज़पेपर दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे? मिनिमम 1 घंटे न्यूज़पेपर तो पढ़ने चाहिए। उससे क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक जगह संग्रह है। तो कभी कभी न्यूज़पेपर में एक दिन पूरा कुछ विशेष नहीं रहेगा, है ना। और आपको क्या है, रिलेवेंट चीजों को समझ जाना चाहिए। सेंस ऑफ इम्पोर्टेंटनेस ऐसा हो जाना चाहिए कि भैया ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उस दिन अगर देख लीजिए कि मोटा मोटा क्या अगर मुद्दे आए हैं, ज्यादा एडिटोरियल बहुत अच्छा सा आ गया है, तो उसमें टाइम देने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे तो न्यूज़पेपर में बितानी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे पास आया है कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस की मेंस की तैयारी के लिए इसमें से कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए? इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि जो सन वगैरह रहते हैं याद नहीं होते, डेट्स वगैरह, तो वो कोई ट्रिक इनको चाहिए। जैसे अगर सन से रिलेटेड कोई सवाल है या डेट से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे हम कैसे याद रखें? आप कैसे याद रखते थे? सन को वही लिंक करना है। अब देखिए, मैं प्रीलिम्स इतना ही पढ़ा कि ठीक है, उसमें कोई ज्यादा अपने को टॉप करना नहीं है, मेरिट नहीं करना है प्रीलिम्स में। तो कोशिश किया कि जितना पढ़ा जाए उससे क्लियर हो जाए, और सन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं याद करने की कोशिश किया। बताया ना, लिंक करके कि ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम लॉन्च किए गए, लिंक करके मैं बेसिकली लिंक करके सन को याद किया हूँ। और ज्यादा सन में याद नहीं किया हूँ। क्या है कि अपने को मेन फोकस मेंस में करना है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आपकी मेरिट जारी की जाएगी ना। तो प्रीलिम्स में खुशकिस्मत हूँ कि उतने स्तर की पढ़ाई से उतना याद करके मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाया। अच्छा, एक और जो बहुत जरूरी बात है वो ये कि इंटरनेट पे बहुत कुछ है, लगभग सभी विषय हैं, सभी विषयों के बारे में जानकारियां हैं। उनमें से हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं? देख, इंटरनेट इंफॉर्मेशन का अभी तो बॉम्बार्डिंग हो रहा है। हम ऐसे युग में हैं जहां पर इंफॉर्मेशन, आप एक दिन इतने इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको उसी को फिल्टर करना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो और आपने पूछा कि इंफॉर्मेशन ना, तो देखिए इंफॉर्मेशन पहले नॉलेज में कन्वर्ट होगा, नॉलेज के बाद आपको विजडम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो जो इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, मेरी पढ़ाई क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड रही थी। तो एग्जाम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर है, उनको मैं और इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसा टेक्निक सीख लिया जाए कि हम ऐसा फिल्टर कर पाए कि भैया ये हमारे सोशल इश्यूज है, ये हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो डिमांड है एग्जाम के समझते हुए करंट अफेयर्स को वैसे ही फिल्टर कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आया है नरेंद्र शर्मा जी की तरफ से कि बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए?
इंजीनियर्स को खास 10वीं कक्षा के स्तर का बायोलॉजी इसमें पूछा जाता है, उसमें इंजीनियर्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम आने का बात ही नहीं है। उसमें 10वीं कक्षा का जो सीजी का बुक है वो मैं पढ़ा था, और एनसीईआरटी 10वीं कक्षा का वो मैं पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय फेसबुक पर ज्यादातर जो सवाल करने वाले हैं वो इंजीनियर्स हैं। तो यानी कि इस साल जो सीजीपीएससी 2016 जो मेरी बिरादरी के लोग जो अगला वाला हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी इंजीनियर्स की संख्या ज्यादा होगी। एक और सवाल जो हमारे पास आया है कि नोट्स जो है इंसान को खुद से बनाने चाहिए या बाजार से खरीद लेना चाहिए, या उसका तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, अगर एग्जाम कम समय में क्लियर करना है तो आपको नॉलेज बेस तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। 5x की स्पीड से आप बढ़ाइए, तरह तरह के वेबसाइट से, तरह तरह के साइट से, आप मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को लीजिए। ठीक है। और जो नोट्स बनाना है, जैसे ऑलरेडी मार्केट में नोट्स है उसको लेके आप पढ़ लीजिए, उससे क्या है समय आपका बचेगा। लेकिन कोई विशेष कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जैसे एनसीईआरटी है ना, या कोई स्टैंडर्ड बुक है जहां पर बहुत ही वास्ट रूप में चीजें दी हुई है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए आप नोट्स बना लीजिए। मैं बहुत ही कम नोट्स बनाया हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी वो बुक पढ़ा था। अच्छा। और स्टैंडर्ड बुक मैं पहले ही पढ़ चुका था। अच्छा, एक और सवाल जो आया है हमारे पास कि वो मैं बता चुका हूँ। जी, एक सवाल जो प्रियंका ने पूछा उसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। एक और सवाल जो आया है हमारे पास वो ये कि कई सारे लोगों को बहुत सारे विषय पता होते हैं कि सीजीपीएससी में पूछा क्या जाएगा, उसमें क्या क्या सिलेबस है, जब पढ़ने बैठते हैं तो याद भी हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो आप विषयों को याद रखने के लिए ऐसी कौन सी अनोखी ट्रिक अपनाते थे कि वो आपको याद रहते थे परीक्षा हॉल पर, मेंस के लिए? सीजीपीएससी प्री, मेंस या इंटरव्यू? देखिए, ये सबसे बड़ा तो इसका ये फायदा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाला ही सिलेबस है। थैंक गॉड कि यहाँ पर एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं ना, याद करने वाले अगर सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो अपनी तैयारी क्या होती है, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब क्या है हमारा जो डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट का चीजें हैं। तो इसको आप नॉलेज को क्या ये अगर इस प्रोसेस में आप एंजॉय करने लगे, अगर इस प्रोसेस से ही आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो मेक दैट हॉबी बना लीजिए और उसमें एक मजा लेके पढ़िए कि चीजें हम जो देख रहे हैं आसपास उसी का तो है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई लोग गाने के तौर पर डेवलप कर लेते हैं विषयों को, कई लोग जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके सुनते हैं, कई लोग लिख के जो है विषय याद रखने की कोशिश करते हैं। आप किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, मैं पढ़ के बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करता हूँ, है ना। और जो ऑडियो विजुअल तरीके जो लोग अपनाते हैं वो प्रीलिम्स में काम आ सकता है, और मेंस में चीजों को कम समय में ज्यादा ग्रैस्प करने के लिए आप वीडियो देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए उसके बारे में। तो इस प्रकार से जो 3-4 मोड से आप चीजों को इन्फॉर्मेशन को लेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो नॉलेज है वो आपका रीइंफोर्स हो जाएगा और आपको चीजें समझ आने लगेगी। और उसमें आप थोड़ा कंसर्न रखिए। मान लो जाए कोई आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं और आप कंसर्न नहीं रखते, आप फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, जो फार्मर सुसाइड हो रहा है उसको आप अगर पढ़ रहे हैं और उसमें कोई कंसर्न शो नहीं करते हैं, सेंसिटिविटी आपके अंदर नहीं आती है, तो इस प्रकार का अपने को जो फीलिंग के साथ में चीजों को पढ़नी होगी, तभी क्या है चीजें आत्मसात जल्दी आप करें। जी, एक बहुत अच्छा सवाल आया है हमारे पास इसमें कि जो सीजीपीएससी मेंस में अगर गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या उसकी आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, हमको अतिवादी नहीं रहना है
न्यूट्रल रहना है और गवर्नमेंट की पॉलिसी आपकी नजर में लगती है तो क्रिटिसाइज जरूर करिए, बट दैट क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव नॉट द डिस्ट्रक्टिव। आप खाली आलोचना करके नहीं आ सकते। आप आलोचना कर रहे हैं तो किन बिंदुओं पे आलोचना कर रहे हैं और उसका आपको एक सुझाव देना पड़ेगा कि भैया ये आलोचना मैं कर रहा हूँ तो इसका सॉल्यूशन सरकार को ये करना चाहिए। तो जो क्रिटिसिज्म है वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। यानी कि अगर आप सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बुरा भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसे कैसे सुधारा जा सकता है ये भी आपको लिखना होगा। मतलब आप जस्टिफाई कर रीजंस दे दीजिए। एक बहुत अच्छा सवाल आया है शुभांगी गुप्ता जी की तरफ से कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए इंग्लिश के नोट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कैसे अरेंज करें? इंग्लिश के नोट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं बेसिकली बता सकता हूँ, तो मैं तो हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिखा हूँ ट्रांसलेट करके, अपनी बात बताऊँ तो। और क्या है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ तो अपने वो माहौल मिला था कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतने एक्वेंटेंस हो गए थे कि दोनों में लिख सकते थे ट्रांसलेट करके। तो मेरी बात है तो मैं हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिखा हूँ और जो 2015 पीएससी था तो उस टाइम में इंग्लिश में भी चीजों को पढ़ चुका था। तो आपको बेसिकली इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है जो नोट्स है उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। एक और सवाल आया है हमारे पास चंद्रभूषण जी की तरफ से कि पीएससी मेंस की कोचिंग जरूरी है या नहीं करनी चाहिए अगर प्री हो चुकी हो? अगर प्री हो चुकी हो तो देखिए, प्री आपने खुद से क्वालिफाई कर लिया तो मेंस तो फिर से खुद से कर लेंगे। देखिए, किसी चीज को जरूरी मत बनाइए। मतलब कोई चीज अगर कोचिंग से ही लोग सेलेक्ट होते तो जो कोचिंग नहीं कर रहा है वो सेलेक्ट नहीं होता। मैं दोनों उदाहरण हमारे पास में है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप जो परीक्षा, मैं बार बार बोलता हूँ कि परीक्षा का जो डिमांड है उसको आप समझ लीजिए खुद से। जो ऑलरेडी अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उनसे आप गाइडलाइन लेते रहिए। तो मेंस के लिए मैं बोलता हूँ कि बेसिकली स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। यानी मुद्दा जो है वो तैयारी का है। Self अगर आप study महसूस कर पा रहे हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, कोचिंग से जरूर आपको गाइडलाइन मिलेगी जी। आपका समय बचेगा, बट वो क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जरूरी नहीं है। मैं 2014 पीएससी तक कोचिंग नहीं किया हुआ था। 2014 पीएससी में मेरी 42वीं रैंक आई है, तो उस 42वीं रैंक को मैं अचीव किया हूँ तो वो बिना कोचिंग से किया हूँ। बशर्ते मैं डेमो क्लासेस जरूर लिया हूँ इधर उधर से, ताकि मैं कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है वैसे टेक्निक जान सकूं। लेकिन 2015 पीएससी में मैं जब दिया हूँ तो मैं यूपीएससी की तब कोचिंग कर रहा था। अच्छा, ऋषभ त्रिपाठी जी की तरफ से एक सवाल आया है कि जो पूरा सब्जेक्ट है सीजीपीएससी का, उसकी तैयारी में लगभग कितना समय लगता है? किसकी तैयारी के लिए? सीजीपीएससी की तैयारी में लगभग कितना समय लगता है? शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, सीजीपीएससी आने वाला है, सिलेबस टाइम एक मिनिमम टाइम लगेगा। एक पूरे सीजीपीएससी के लिए मैं बोलूंगा जो जीरो लेवल पे है, मतलब जिसको एकदम बिगिनर है, जिसको मतलब सोशल जो स्टडीज है उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं बोलूंगा 1 साल में आप कर सकते हैं पूरा अच्छे से तैयारी। लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता रहा है बचपन से, मैं 8वीं कक्षा से न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता रहा हूँ, तो जो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ता रहा है उसको आसानी होगी इसकी तैयारी करने के लिए। और प्री से 3 महीना पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्री से 3 महीना पहले मिनिमम देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का बेसिक मिनिमम टाइम तो आपको चाहिए ना भाई, कि जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं जो जीरो लेवल पे है उनके लिए 1 साल को सफिशिएंट मानता हूँ जी। अच्छा, एक सवाल बहुत अनोखा आया है कि मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, मैं मेंस में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो अब आप ये बताइए कि मेंस में कितने सवाल आते हैं और उस हिसाब से अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसका आप जो सेक्शनल जो है सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हैं। तो 2 नंबर के सवाल आते हैं, 4 नंबर के, 8 नंबर के, 20 और 40 के। 2 नंबर के 20 सवाल आएंगे, 4 नंबर के 10 सवाल आएंगे, 8 नंबर के 5 सवाल आएंगे, 20 नंबर के 3 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना पड़ेगा। और 40 नंबर का एक 500 शब्दों में 1 सवाल आएगा, उसमें 2 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो अब देखिए, अब क्वेश्चंस के भी प्रकार हो सकते हैं। 2 नंबर क्या होता है, वस्तुनिष्ठ जैसा होता है, उसको आप लिख दीजिए जो पूछा है। 4 नंबर वाला होता है कि ठीक है थोड़ा लिस्ट आउट कर दीजिए। 8 नंबर वाला थोड़ा सा एनालिटिकल के पोर्शन में पड़ता है, बट बेसिकली फैक्चुअल और एनालिटिकल इसका कॉम्बिनेशन होता है उसमें। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसकी डिमांड को फुलफिल करते जाना है। और जो 40 नंबर के सवाल है और 20 नंबर के जो सवाल है उसका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो क्या होता है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल की तरह होना चाहिए, संपादकीय की तरह उसको आप लिखिए। मतलब आप एक पैमाना तय कर दीजिए कि न्यूज़पेपर का जो संपादकीय है उस स्तर का लैंग्वेज और उस स्तर का एनालिसिस मेरे को 20 और 40 में लिखना है। और जो 4 और 8 नंबर के सवाल है उसको आप न्यूज़पेपर के रिपोर्टिंग की तरह लिखिए कि ये इंफॉर्मेशन है, ये आप दे दीजिए।
क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से। यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना पूछा जा रहा है उतना उसको दीजिए आप। हाँ। जब आपसे 20 और 40 नंबर के लिए सवाल पूछा जा रहा है तो उसको बुलेट्स में लिखिए या पैराग्राफ टेबल बना में दीजिए या पैराग्राफ बना दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट को डील करिए। 4, 8 में जो पूछा जा रहा है वही लिखिए, अच्छा। 20 और 40 में जो पूछा जा रहा है वो तो लिखिए ही लिखिए। एक सवाल हमारे पास आया है कि एसे की तैयारी कैसे करें और इसके लिए अगर कोई बुक हो तो वो बताइए। निबंध मैं अपनी बात करता हूँ, निबंध की मैं कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ा हूँ। जो जनरल स्टडीज में आप पढ़ेंगे, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे है ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, ये सब के मुद्दे आप पढ़ेंगे, उसी को आपको बढ़िया से तैयार करते रहना है। और ऐसे लिखने की रणनीति आपको सीखनी पड़ेगी कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, उसके बाद में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल, लीगल, इंटरनेशनल, लोकल, ग्लोबल, ये सब आपको जो मुद्दे हैं उसको उठाना पड़ेगा उसमें। और जो स्पेस है ना, जो सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, टाइम फ्रेम, फील्ड्स, ये सब जो पॉइंट्स हैं उस पे आप इम्प्लीकेशन क्या होगा सोसाइटी में, ठीक है, क्या क्या स्टेजेस रहे हैं, कैसे कैसे जो मुद्दा है वो प्रोग्रेस किया है, अगर इन सब बातों को समाहित आप अपने निबंध में कर लीजिए जो आप पढ़े हैं उसी के आधार पर, और आप एक अच्छी भाषा शैली से एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। जी, एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि अगर इंटरव्यू के दौरान हमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिसका जवाब हमें ना पता हो तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, देयर इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। आप सीधे नहीं मत बोलिए। जैसे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो आप बोलिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस बट आई कैन एक्सप्लेन, है ना, कुछ ऐसा बोल दीजिए जो रिलेटेड है उसके, आई कैन एक्सप्लेन दिस सर। तो बोलेंगे ठीक है यार बता दो, तो आपकी किस्मत अच्छी है। सर एक सवाल यहाँ से भी, हमारे तरफ से भी, सब लोगों को टेंशन होती है कि आज सीजीपीएससी दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो करियर ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर आप करियर ऑप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आप नहीं होने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो हमने बोला कि यार कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है, तो मैं करियर बैकअप के बारे में नहीं सोचा। करियर बैकअप को तो मैं छोड़ के आया था। मतलब प्लान बी क्या होना चाहिए अगर आदमी किसी भी कंडीशन हो गई, कुछ हो गया? प्लान बी मेरा क्या था, टेक्निकल फील्ड तो मैं छोड़ के आया था, तो इसी में कुछ बहुत सारे एग्जाम होते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन आप इस यंग एज में जब समय है, संसाधन है, ऊर्जा है, रिसोर्स है, तो आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और कुछ समय की स्टार्ट करने के समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन करियर बैकअप के लिए आप कुछ समय बाद सोच सकते हैं। एक सवाल आया हमारे पास देवेंद्र कुमार जी का कि मैं 2 बार मेंस दे चुका हूं लेकिन दोनों बार इकोनॉमिक्स में स्कोर नहीं कर पाया। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इकोनॉमिक्स के पेपर में मैं देख रहा हूँ कि मार्क्स क्या है, कम आ रहे हैं जी जनरली। तो उसमें मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, इकोनॉमिक्स में आप जितना से ज्यादा मैप है ना, डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ, इस टाइप के विजुअल्स का यूज करेंगे। जो डेटा है टेबल बना लीजिए, जो डेटा है आप क्रिएट कर लीजिए। तो इन सब का अपने आंसर्स में अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे। एक और सवाल आया हमारे पास प्रियंका शर्मा जी की तरफ से कि सीजी से रिलेटेड डेटा कौन सी बुक में सही होते हैं? जो छत्तीसगढ़ से संबंधित डेटा हैं वो किस बुक से हमें पढ़ने चाहिए? ऑथेंटिक बुक है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ में पढ़ा हूँ। और मैं क्या है, एक सोर्स को फॉलो नहीं करता था, मैं वेरियस सोर्सेस को स्कैन कर लेता था। मैं 2-3 सोर्सेस से छत्तीसगढ़ को पढ़ता था। जी अच्छा सर, बहुत सारे सवाल हमने ले लिए। अब एक जो बहुत जरूरी चीज होती है सक्सेस के लिए वो होता है मोटिवेशन। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा उन 3 शख्स के बारे में, क्योंकि हर इंसान की सफलता के पीछे कुछ खास लोगों का हाथ होता है, कुछ खास शख्सियत होती है। आपकी सफलता के पीछे के खास शख्स कौन थे और कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? जी, आप शख्स के बारे में इंडिविजुअल पूछ रहे तो मैं बता दूंगा कि देखिए, परिवार ने कंड्यूसिव और फेवरेबल एनवायरनमेंट मुझे दिया। बहुतों को मिलता है, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है। आपको अपॉर्चुनिस्ट होना होगा, ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, और अपने एनर्जी का ऑप्टिमम एफर्ट का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए। तो मेरे परिवार ने मुझे एक बढ़िया आधार दिया है ना। और इस फील्ड में आने के लिए, जैसे मेरा भाई है जितेंद्र साहू जी, वो मुझे रीजनिंग वगैरह बताता रहता था, एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताता रहता था। और मेरे बड़े भैया हैं प्रमोद साहू, उनका इस फील्ड में लाने के लिए सहयोग रहा है और वो हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। और बाकी परिवार में माता जी हैं, बड़े पिताजी लोग हैं, ये लोग वो दूसरे स्तर पे सहयोग किए। बट इस फील्ड के इंडिविजुअल स्पेसिफिक बोला जाए तो मेरा भाई है, बड़े भैया प्रमोद साहू है, चाचा जी हैं, इन सब का सहयोग रहा है। क्या जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है और बहुत निराशा का जब माहौल था, तब क्या किसी ने मोटिवेट किया? जी, पहली बार जब 2012 पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस टाइम निराशा हुई थी।
और उस टाइम लगा था यार जॉब छोड़ के गलती कर दी है क्या, जॉब छोड़ने के बाद बता रहा हूँ, जॉब छोड़ के थोड़ा लगा कि गलती कर दी है क्या। लेकिन फिर क्या था, शुरू में देखिए डिस्ट्रैक्शन सबको होगा, थोड़ा माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है, बट क्या है फिर धीरे से लगा कि नहीं दिस इज मतलब हमारे लिए यही सही है और हम यही करना चाहते हैं। अगर पूरे तल्लीनता और ईमानदारी के साथ में एक अच्छा प्रयास, स्वस्थ और ईमानदार प्रयास अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हताशा होती थी तो भैया लोग तो सपोर्ट करते, देखिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं और पाने के लिए सारा जहां था, इसलिए हम ऐसा प्रयास, स्वस्थ और ईमानदार प्रयास आप सबको करनी चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। जी, एक और बहुत जरूरी सवाल जो कि सबसे ज्यादा अहम मुझे लगता है कि आज तकरीबन 85,000 लोग या 1 लाख लोग जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। हाँ हाँ, इस स्मार्टफोन से कितनी दूरी बनाई जाए, इसका कितना उपयोग किया जाए, इस बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैं अपना वीडियो दे रहा हूँ, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखिए अब हम अपना स्वविवेक यूज कर सकते हैं जी। आप, मैं तो एक्सटेंसिवली टेक्नोलॉजी का यूज करता था, स्मार्टफोन से भी पढ़ता था, लैपटॉप के सामने पढ़ता था, न्यूज़पेपर भी साइड में रखे रहती थी। तो आपको मल्टीटास्कर, मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा भाई। आपके फोन जैसे स्मार्ट है तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ये सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको स्टडी करनी होगी। और इनसे दूरी बनाने का मतलब ये है कि आप उसमें ऐसे कंटेंट को ढूंढिए जो आपके रिलेवेंट हो। जैसे फेसबुक में मैं ऑनलाइन रहता हूँ हमेशा, तो मैं उसमें ये नहीं है कि लोगों की पार्टीज हो रही है उनको देख करके डिमोटिवेट हो रहा हूँ, या लोग जैसे कहीं पर फोटोज शेयर कर रहे हैं तो उसको देखकर डिमोटिवेट हो रहा हूँ। देखिए यथार्थ के धरातल में रहना बहुत जरूरी है ना। ये जो दिख रही है वही रियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड है। तो उससे आपको, तो मैं उसमें क्या करता रहता हूँ, मैं वो सब नहीं देखता। मैं न्यूज़पेपर्स के जो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस को मैंने लाइक किया हुआ है, द हिंदू को मैंने लाइक किया हुआ है, तो उसकी क्या है न्यूज़ फीड्स लगातार आती रहती है, जो भी घटनाएं होती है तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, उनको लिंक अलग टैब में खोल करके पढ़ता रहता हूँ। तो मेरी प्रतिभागियों से यही सलाह रहेगी कि आप यूज सब करिए, लेकिन उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करिए। आप दूरी बना, एग्जाम से जस्ट पहले दूरी भले बना लीजिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन आप अपना बोलना चाहूंगा कि स्वविवेक यूज करिए और चीजों को, यू आर फ्री टू चूज ना, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप उन्हीं चीजों को सेलेक्ट करिए जो आपके काम की हो। फेसबुक के जो हमारे फ्रेंड्स इस समय लाइव हैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं जो कि हिमांशु साहू जी की तरफ से आई है कि अगर आप सीजीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और खासकर अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जो फेसबुक पर जो फ्रेंड्स की पार्टीज की तस्वीर आ रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, उनको देखने के बजाय जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनके जरिए आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनके पेज को लाइक करें और उन्हें देखें। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जवाब से निकल कर आया है वो जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप पढ़ाई किया करते थे, आपके दोस्त भी पार्टी करते होंगे, हाँ, और घर में भी कई फंक्शंस होते होंगे, आपने आपको ऐसा मूड नहीं हुआ कि चल मैं भी पार्टी में चलता हूँ, या आपने कभी समझौते किए उसमें? हम एकदम परफॉर्मेंस प्रेशर में आके नहीं पढ़ सकते। एफर्ट ऐसा एकदम नहीं कि जी जान से एकदम जुट गए हैं, माइंड एकदम परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई। आपको चीयरफुल रहना है, एफर्टलेस एफर्ट करना है कि चीजें आप कर रहे हैं सही दिशा में और उससे एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ में आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो आपको लाइट मोड में रहना है, चीजों को एंजॉय भी करना है, बशर्ते एक फाइन बैलेंस आपको रखना होगा कि ठीक है इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करिए कहीं पर जाते हैं तो। जी ठीक है ना। एक और सवाल इसी कड़ी में पूछना चाहता हूँ आपसे कि 3 साल आपने लगभग मेहनत की, डटकर मेहनत की, इस दौरान की कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो पढ़ाई की वजह से आपने छोड़ दी और अब आने वाले समय में आप उसे पूरी करेंगे, वो क्या है? मैं किताबें नहीं पढ़ पाया मतलब जो सब्जेक्ट की किताबों के अलावा मैं किताबें दूसरी नहीं पढ़ पाया। क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि मैं पढ़ता जरूर था, लेकिन यार ऐसा लगता था कि उसको पढ़ने के बजाय कुछ सिलेबस का कुछ पढ़ लिया जाए तो ज्यादा भला हो जाएगा। तो वो मेरी जो ख्वाहिश रहती है कि उपन्यास पढ़ लिया जाए, है ना, लिटरेचर कुछ पढ़ लिया जाए, वो मेरा थोड़ा सा छूट गया। अच्छा, बताना चाहूंगा अभी किताब लिख रहा हूँ, हो सकता है सर पढ़े तो मेरा कुछ उद्धार हो जाए। बहरहाल एक अगले सवाल पर आते हैं हम कि ये सवाल भी नरेंद्र शर्मा जी का है कि सर आपने फ्री हैंड ड्राइंग किया था या स्केल का यूज किया था? देखिए वहां पर इतना टाइम नहीं रहता कि आप स्केल खींचिए, ठीक है, कर सकते हैं तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं फ्री हैंड ड्राइंग किया था। और छत्तीसगढ़ के मैप को आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं तो इकोनॉमिक्स के पेपर में लगभग 10-12 मैप बना दिया था, ठीक है ना। सबसे पहले तो 40 नंबर के सवाल में जो ड्रेनेज सिस्टम आया हुआ था उसमें मैंने 4 मैप बनाए थे एक ही सवाल में, ठीक है। और बाकी सवालों में भी मैं मैप बनाता रहा हूँ। उसमें मैप बनाइए, पाई चार्ट डायग्राम जो बोल रहा हूँ ना, जो ग्राफिक्स यूज करिए। और मैंने सभी फ्री हैंड किया था, कोई स्केल यूज नहीं किया और पेन से ही बनाया। एक जो सवाल अभी हमारी गुफ्तगू के बाद निकल कर आया है वो ये कि फेसबुक पे कौन से पेज लाइक करें और स्मार्टफोन में कौन से ऐप रखें?
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यूपीएससी के लिए बहुत सारे ऐप हैं, जिसमें से आप 3-4 ऐप को यूज करके देख लीजिए। मैं बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया हूँ, तो मेरे को लेकिन जो लगा है काम का वो मैं रख लिया हूँ। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। थिंग्स पहले स्टार्ट होंगे, उसके बाद आप उसमें रिफाइनमेंट लाएंगे। कुछ एक आध ऐप जो बताना चाहें आप? जैसे कि मैं यूपीएससी के लिए IAS बाबा और इनसाइट्स ऑन इंडिया को मैं फॉलो करता रहा हूँ। अब monal.org जो एक साइट है, उससे मैं पढ़ाई करता रहा हूँ। इसके अलावा CGPSC के लिए आप जो CGPNT मेंटर का ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं जी। एक और सवाल जो निकल कर आ रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्क्रीन जूम कर दें प्लीज। ज्योति सिंह जी ने सवाल किया है कि सर जी इंडियन जीके का प्री के लिए कोई छोटा से छोटा नोट बताइए। अब इंडियन जीके के लिए तो देखिए एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था की कंपाइल्ड बुक आती है, वो आप ले लीजिए, मिल जाएगी मार्केट में। और दूसरी है एक कोई फैक्ट बुक अगर आता हो, मतलब 10-12 सालों का जो जनरल स्टडीज का सवालों का कंपाइलेशन कहीं पर मिल रहा हो, तो वो बुक आप जरूर ले लीजिए और प्रीलिम से पहले उसको पढ़ डालिए। एक सवाल आ रहा है फरहान जी की तरफ से कि सर मैं कॉलेज इंग्लिश मीडियम से किया बट अब कोचिंग हिंदी में कर रहा हूँ, जो सर मुझे एग्जाम हिंदी में देना चाहिए या इंग्लिश में देना चाहिए? देखिए लैंग्वेज आप वही चूज करिए जिसमें आप अच्छे से पढ़ पाए, जल्दी पढ़ पाए और उसमें लिख पाए, ठीक है। दोनों ऐसा मीडियम का कोई बैरियर नहीं रहा है, दोनों मीडियम से लोग सेलेक्ट हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर इस बार जो बने हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से रहे हैं। तो मीडियम आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिसमें अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त कर पाए, उसी मीडियम को आप चुनिए और जिसमें आप जल्दी जल्दी पढ़ पाए जी। छत्तीसगढ़ी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो ये इस पूरे चर्चा में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हमने छोड़ दिया है, वो ये है कि CGPSC की तैयारी के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी तैयारी हम कैसे करें? छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ को प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ अगर एक बार बहुत अच्छे से आप प्री के पहले पढ़ गए तो मेंस में आपको जो 400-450 नंबर का जो होता है वो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि 2-3 सोर्सेज की बुक पढ़ा हूँ, वो भी कोचिंग के बुक पढ़ा हूँ। अच्छा, इसमें कोई ऐसा सेक्शन है जो बहुत कठिन होता है या बहुत आसान होता है, इसकी तैयारी तो जरूर कर लें? किसमें? छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है उसमें जी। छत्तीसगढ़ में ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में जो नॉलेज है उसको कर लीजिए, जो ट्रेडिशनल कस्टम है, जो हेरिटेज है हमारा, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। और पढ़ना सबको है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप किसी चीज को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आप अभी एक बढ़िया मौका खो रहे हैं मार्क्स पाने का, तो चीजें आपको सबको पढ़नी है। बस आप परीक्षा के माध्यम से आप प्राथमिकता तय कर लीजिए, आप वो खुद एनालिसिस करिए। अच्छा, एक सवाल जो श्रीकांत कौशिक जी की तरफ से आ रहा है कि सर क्या MCQ हेल्पफुल होता है या डिस्क्रिप्शन? जो अगर मटेरियल जो मिलते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन वाले आते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव? नहीं, देखिए अब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर प्री का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें MCQs हेल्पफुल होंगे, और MCQs में कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें तो आपका जो MCQs बढ़िया से तैयार होगा। लेकिन आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, उसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए। एक सवाल आ रहा है संतोषी नागवंशी जी की तरफ से कि आपने UPSC की तैयारी करते हुए CGPSC पर फोकस कैसे कर पाएगा? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रोग्रेसिव। आप हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो CGPSC का 2 बार से जो बैकग्राउंड बन चुका था, तो वो नॉलेज मेरे काम आ गई। और जब यहाँ पर CGPSC 2015 में 2014 तक तो मैं UPSC को नहीं पढ़ रहा था, लेकिन 2014 का मेंस देने के बाद में 2014 का मेंस देने के बाद में मैं एक शासन की, छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही कल्याणकारी योजना है, युवा करियर निर्माण योजना, उसके तहत जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में रह करके मैं वहां पर कोचिंग करने लगा UPSC की 2014 मेंस देने के बाद में, ठीक है ना। तो उसके बाद में 2013 और 14 का जो मेरा स्टडी था, वो फिर जैसे ही 2015 का मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, तो मैंने 22 मई 2016 से लेकर के 16 जून तक मैंने मेंस की पढ़ाई की है एक्सटेंसिवली, फुल टाइम, मतलब 8 से 10 घंटे, ठीक है। और उसके बाद में मेंस का पढ़ने के बाद में, मेंस दिलाने के बाद में, जो मैं 22 जून को चला गया वहां पर वापस दिल्ली, और 22 जून से लेकर के 7 अगस्त तक मैंने UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की। तो मेरे को थोड़ा समय मिल गया और ये मेरे काम आ गया। एक जानकारी जो मैंने महसूस की, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको बताना चाहता हूँ कि हिमांशु साहू जी आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें डेट्स बहुत आसानी से याद हो जाती है। आपने अगर गौर किया होगा तो अभी उन्होंने बहुत कठिन डेट्स बहुत आसानी से मैं आपको और मई 2013 से लेकर के अब तक
जो आज फरवरी 2017 हो रहा है, तब तक मैंने कब कहां पर से कैसे कैसे पढ़ाई की है, फुल टाइम स्टडी किया है, वो मैं बता सकता हूं आपको। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपने कैसे किया, डेट्स पर कंट्रोल, डेट्स याद रखने की क्षमता आपने कैसे जागृत की? जागृत देखिए, उससे मैं रिलेटेड रहा हूं ना भाई, मैं उससे खुद रिलेटेड रहा हूं, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो ऐसा ही आपको स्वयं को रिलेट कर देना है डेट से, जैसे आप उसमें वही है, बस रिलेशन है, लिंक करना है और कुछ नहीं। एक सवाल आया है श्रेया दुबे की तरफ से, फर्स्ट एग्जाम में मैंने मेंस क्लियर नहीं हो पाया और दूसरे मेंस में सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, बट कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाया। सर आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, हाउ कैन आई क्रैक सीजीपीएससी? ओके, तो सबसे पहले तो आपने अपने मार्क्स का एनालिसिस कर लीजिए, उस एनालिसिस से देखिए कि किसमें आपके कम आए हुए हैं। और आपको देखिए, सब कई लोगों को सब कुछ पता होता है, बट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी या आंसर राइटिंग स्किल उनमें नहीं होती है जी। तो आप पहले तो नॉलेज बेस को बढ़ाइए, ज्ञान के स्तर को पा लीजिए कि जो सीजीपीएससी के मेंस के जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है और पिछले 4-5 सालों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं मार्क्स वाइज, है ना, मतलब जो मार्क्स है अलॉटेड है, उसके आधार पे 2, 4, 8 जो 20 और 40 है, क्या पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनके आधार पे आप उनको लिखने की रणनीति बनाइए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 20 और 40 को आप न्यूज़पेपर के संपादकीय की तरफ लिखें, और लेकिन जो 4 और 8 है उसको न्यूज़पेपर के रिपोर्टिंग की तरह लिखिए। और किसी भी अच्छे आंसर से बैकवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए किसी एक बहुत उत्कृष्ट आंसर से एक स्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करिए, और उसी स्ट्रक्चर को फिर बाकी आंसर्स में यूज करिए। जी, एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें जब हमें ऐसा लगने लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे याद रखने में दिक्कत हो रही है, या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसे में मोटिवेट कैसे करें सेल्फ मोटिवेशन? देखिए, मोटिवेशन आप वही कर सकते हैं ना भाई जो आप कर पाएंगे। मतलब यू शुड डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, मतलब आप बेहतर कोशिश करते जाइए, अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश करते जाइए, और उसी कोशिश से आप इम्प्रूव करेंगे, आप लर्न करेंगे, ठीक है। और आप फ्यूचर से अपना एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं। फ्यूचर से कैसे? जैसे आप चीजों को फैंटेसाइज कर लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, है ना, कि जैसे मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं मेंस लिख रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे आप अगर माइंड में इमेज बनाते रहेंगे तो उससे क्या है, आप मोटिवेट हो जाएंगे। और सबसे पहला लगाव आपको अपने टारगेट से होना चाहिए, बाकी चीजें सब सेकेंडरी है। जी, बहुत एक अच्छी चीज जो निकल कर आई है कि आप पॉजिटिव रहिए जिंदगी में। अगर आप एक आईएएस की तरह या एक आईपीएस की तरह बिहेव करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वो बनने में। मतलब 2 चीजें से लोग बनेंगे कि आप पहले ही वैसा बन जाइए, खाली आयोग आपको आयोग के सिलेक्शन की दरकार रहेगी, ठीक, आप पहले ही बन जाइए ना भाई, सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलना बाकी रहेगा, आप आईएएस बन जाइए। एक बहुत अच्छा सवाल निकल कर आया है कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, अब परीक्षा से जस्ट पहले हल्का भोजन कर लेना चाहिए, और मतलब डाइट प्लान ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत स्पाइसी खाता हूँ ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में हमारा इम्पैक्ट ना हो, ठीक है ना, उसके लिए हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए परीक्षा से जस्ट पहले। लेकिन अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपका समय ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो डाइट प्लान ऐसा रखिए कि आप स्वस्थ रहें और बढ़िया आपका मन प्रसन्न चित्त रहे। एक बहुत अच्छा और अजीब तरह का सवाल निकल कर आया है कि जब मेंस की तैयारी हम कर रहे होते हैं तभी उसी समय किसी या तो केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से एक ऐसी वैकेंसी टपक जाती है कि ध्यान उस तरफ डाइवर्ट होने लगता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तैयारी जारी रखें मेंस की या उसकी तरफ ध्यान रखें? आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपका जो मतलब प्राथमिकता तय होनी चाहिए भाई कि मुझे नहीं सीजीपीएससी देना है और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मैं उसमें भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको दूं। लेकिन बीच में कोई आ जाता है तो फिर ये विचलन है ना, आपका टाइम वो ले लेगा, मेंस का मेन जो आपका जो गोल है उसका टाइम ले लेगा, तो इससे बचना चाहिए। एक बढ़िया टारगेट आप फिक्स कर लीजिए, उसको पहले अचीव करने का प्रयास करिए, फिर बाकी चीजों में आप जा सकते हैं। डॉक्टर जयंत राव की तरफ से एक सवाल आया है कि आप लिख कर पढ़ाई करते थे या रटकर पढ़ाई करते थे या कोई दूसरा तरीका था? मैं तो समझ बताया ना, मैं रटने का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन परीक्षा का चाहती है रटना तो आपको रटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में अंदर जाना है तो परीक्षा प्रणाली को पार करके ही जाना पड़ेगा, ये मेरी सोच थी। और लेकिन मेरी पढ़ाई जो थी समझ के साथ रहती थी, मैं स्कैन कर लेता था चीजों को, जल्दी कीवर्ड्स को तलाश लेता था और फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपन आंसर्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अपने को ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे हम आंसर क्रिएट करने लगे,
ठीक है, कॉपी नहीं करने लगे, कॉपी पेस्ट नहीं करने लगे, आप आंसर क्या अपने अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट करने लगे। तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर क्रिएट करने लगे। एक बहुत अच्छा सवाल आया है रैलेश ठाकुर जी की तरफ से कि सर जॉब में रहते हुए तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम की कमी होगी। मैं खुद कोल माइंस की जॉब में था, शिफ्ट की ड्यूटी थी जी। भले सुविधाएं वहाँ बहुत थी, लेकिन क्या होता है ना कि फुल टाइम आपको पढ़ने के लिए वो क्या है, समय सफिशिएंट नहीं हो रहा था कोल माइंस में जी। तो मैंने फिर अब टारगेट तो क्लियर करना है जी, है ना, अपना गोल डिसाइड कर लिए थे, तो जी। वहां से मैं रिजाइन करके फुल टाइम स्टडी करने लगा। लेकिन जॉब में रहते हुए अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं तो करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया था इसलिए मैं छोड़ दिया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 2014 का एग्जाम भी आपने क्रैक कर लिया था, उसके बाद आप फिर से जॉब में लग गए थे, उस दौरान फिर तैयारी कैसे की आपने? 2014 में जब मैं लगा था जी। तो हमारी पोस्टिंग नहीं आई हुई थी। अच्छा, मतलब जब जैसे 2014 का पीएससी का रिजल्ट आया था तो जी। पोस्ट मिल गया था, बट पोस्टिंग लेट आई थी। अच्छा। ठीक है, पोस्टिंग लेट आया था, अक्टूबर में आया था, 7 अक्टूबर 2016 को डेट आई हुई जी। थी। उस टाइम मैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, अच्छा, तो मैं चाहता था कि पोस्टिंग थोड़ा और डिले हो जाए जिससे मैं यूपीएससी का मेंस भी दे सकूं, बट दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक मैंने एक्सटेंशन लिया था। अच्छा। और 3 से 9 दिसंबर तक मेरी यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं थी। अच्छा, तो मैंने 3 से 9 दिसंबर यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं दिया था, और 7 अक्टूबर से लेकर के 14 दिसंबर तक मैं एक्सटेंशन में रहा। जी। और एक्सटेंशन के बाद मैं 14 दिसंबर को कार्यभार मैंने ग्रहण कर लिया था अपने अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का। उसके बाद से फिर अब तक तो ऐसा कुछ पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू था। हिमाचल जी, आप जो है डिप्टी कलेक्टर का पद आपको लगभग मिल चुका है, जी। है ना, आप सक्सेस हो चुके हैं। अब आगे आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, सक्सेस ठीक है, मैंने सिर्फ परीक्षा पास की है भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। सक्सेसफुल तब मैं अपने आप को मानूंगा जब मैं कोई जिस पर्पस के लिए हम निकले जी। हैं, जैसे इसके बाद डिप्टी कलेक्टर के रूप में जहां पर हम सेवा देंगे, तो जी। फील्ड में कोई इम्पैक्ट, कोई सिग्निफिकेंट, कोई सब्सटेंशियल काम अगर हम कर पाते हैं, कोई चेंज हम ला सकते हैं, तो उस बदलाव का वाहक अगर मैं बनूंगा तो वो मैं अपने आप को संतुष्ट पाऊंगा। अभी मैं केवल परीक्षा पास किया हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी अपने एक प्रकार की सफलता है, ये क्या है, एक स्टेज है, बट मैं तब ज्यादा सफल मानूंगा जब मैं फील्ड में काम करके कुछ अच्छा बदलाव करूँ। हमने सुना है कि जब लक्ष्य नेक होते हैं तो इंसान को कामयाबी खुद ब खुद मिल जाती है। बहुत नेक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल जी। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या नहीं? देखिए, यूपीएससी का आधार मैं बना चुका हूँ, जी। मैंने इस बार मुख्य परीक्षाएं भी दी हुई है। लेकिन अब देखिए, आपको कोई परीक्षा क्लियर करने के लिए पता चल जाना चाहिए कि क्या संसाधन चाहिए, कैसे क्रैक करना है। जी। देखिए, सबको पता होता है कि व्हाट टू स्टडी, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टडी। तो हाउ टू स्टडी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हाउ टू स्टडी जान लिया हुआ है। और देखिए, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप परीक्षा को समझ के उसके डिमांड को फुलफिल करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के जो डिमांड को मैं अभी फुलफिल नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मुझे समय चाहिए, लेकिन मैं उसका आधार बना चुका हूँ। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे और अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे अपना वैकल्पिक विषय मजबूत करना होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल है मेरा, उसके क्या है, बहुत सारे थ्योरीज मैंने अभी पढ़े हुए नहीं है, तो क्या है, मैं उसमें अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। जब मैं पढ़ लूंगा, मुझे पता है क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो अगर मैं उसको पढ़ लिया तो मैं फिर कॉन्फिडेंस उसमें पा लूंगा। और इसके लिए आपने समय किस तरह से आप निकालेंगे? आपने कुछ प्लानिंग की होगी कि मैं जॉब करूंगा, जॉब के दौरान ये समय निकालूंगा, तो क्या मतलब हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि 18 जून को प्रीलिम्स है, जी। मेरी कोशिश रहेगी कि अभी जैसे मैं जॉब में हूँ, जी। तो इसमें समय मिल जा रहा है थोड़ा, तो मैं जैसे ही मेरी सर्विस की ज्वाइनिंग आएगी, उससे पहले मैं अपना ऑप्शनल को तैयार कर लूंगा। जो मेरा ऑप्शनल है यूपीएससी का, जी। उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगा। और जनरल स्टडीज के जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, उसके स्टैटिक पोर्शन को, जो डायनामिक नहीं होते हैं, उसको पढ़ लूंगा ऑप्शनल के साथ में। फिर धीरे से जैसे ज्वाइनिंग आती है तो फिर मैं करंट अफेयर से तो डेली अपडेट रहूंगा। जी। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी आगे। अच्छा, एक सवाल आया है ज्योत्सना तिवारी जी की तरफ से कि 19 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम है, और ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, खासकर सीसेट के लिए और बाकी के जो सब्जेक्ट उनके लिए? सीसेट के लिए देखिए, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस जितना करेंगे सीसेट में, उतना आप उसमें कम समय देंगे एग्जाम में। कम समय किसी क्वेश्चंस में लगेगा, उसके समय जो बचेगा दूसरे आप क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। तो सीसेट क्या है, प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो उसके लिए आप जितना से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जिस टाइप के सवाल आए हैं पिछले साल, उसी टाइप के सवालों को आप मतलब 10-12 सवालों को हल कर लीजिए, और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिए सीसेट में। और उसमें क्या होता है, हर सब मैथ्स नहीं है, उसमें क्या है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। तो
तो आपको ओवरऑल होलिस्टिक स्टडी करनी चाहिए। और जीएस में भी इतना अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। मैं बताया था, एक फैक्ट बुक के बारे में बता रहा था, वो फैक्ट बुक है जो 10-12 साल के हैं, उसको इंडिया के पोर्शन के लिए और छत्तीसगढ़ को आपको मजबूत होना ही चाहिए। तो इंडिया, छत्तीसगढ़ और सी सेट का समग्र रूप से अध्ययन करिए, ताकि आप तीनों चीजों को मिला करके ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स को पा सके। जी, एक सवाल आया हमारे पास कि जब हम टाइम टेबल सेट करें पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहले हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और सबसे आखिरी में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो टफेस्ट टू इजिएस्ट, ठीक है ना, ब्रॉडर टू नैरो, मैक्रो टू माइक्रो। तो सबसे पहले आप, और उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले एग्जाम के उसको समझते हुए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिसमें आप अपने आप को अच्छे लेवल पे नहीं पाते हैं, तो पहले उसका तैयारी करना चाहिए, फिर सरल चीजों का तैयारी करना चाहिए। तो इस प्रकार का आपका सीक्वेंस होना चाहिए। जी, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि न्यूज चैनल में आप कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं, डिबेट्स में कौन सा प्रेफर करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप ना राज्यसभा और लोकसभा टीवी और डीडी न्यूज को आप देख सकते हैं। राज्यसभा टीवी में द बिग पिक्चर आता है, वर्ल्ड पैनोरामा आता है, पब्लिक फोरम आता है, जेंडर डिस्कोर्स आता है, ठीक है। राज्यसभा टीवी में भी बहुत अच्छा डिबेट आता रहता है, ठीक है। लोकसभा लाइव देख सकते हैं, किसी के अच्छे जो स्पीकर हैं उनके आप स्पीच को सुन सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज और बाकी जो अन्य खबरें हैं उसके लिए आप दूसरे चैनल का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। लेकिन डिस्कशन और डिबेट का जो स्तर है वो क्या होता है, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी में बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो फॉलो करता हूँ। जी, हिमांशु जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें हमने जान ली कि हमको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई बुक, ऐसी कोई वेबसाइट जो लोग पढ़ते हैं आमतौर पर सीजीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले, और वो हमें नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बारे में बताएं कि ये तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। नहीं, वो आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंस ऑफ इम्पोर्टेंटनेस डेवलप बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को देखता हूँ मैं कि पता नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट है और पढ़ने लगते हैं। तो आपको खुद एनालिसिस करना है कि ये भैया मेरे काम का है, ये मुझे सुटेबल है, तो वो आपको तय करना है। आपका स्वविवेक वहां पर काम आएगा, आपका डिस्क्रिप्शन वहां पर काम आएगा। जी, अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है कि एग्जाम के दिन रिवीजन कितना जरूरी है? आपने देखा होगा कि एग्जाम वाले दिन इतनी तेज भाषा में जो है बच्चे याद किया करते हैं मानो कि अगर दौड़ने निकले तो रेस जीत लें। तो क्या ये सही है या किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए? नहीं, एग्जाम पढ़ते रहिए। जब भाई क्या होता है, कभी कभी आपका लक ऐसा होता है कि एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ रहा है, वही सवाल आ गया था। मेरे साथ हुआ था ये घटना कि मैं जस्ट इकोनॉमिक्स के पेपर के पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, भारत निर्माण योजना पढ़ रहा था। अच्छा। मतलब एग्जाम में जैसे कितने 9 बजे होता है ना, मैं 8:40 तक भारत निर्माण योजना पढ़ रहा था। 8:40 से लेकर 8:50 तक भारत निर्माण योजना 10 मिनट में पढ़ा था। अच्छा। और जैसे ही पेपर देखा, 20 नंबर का एक सवाल था भारत निर्माण योजना पे, तो मेरे चेहरे की खुशी देखने लायक थी और मैं किस्मत वाला अपने फील कर रहा था। तो नहीं, आपको देखिए कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या पता वही आ जाए, क्या पता वही ऑब्जेक्टिव फंस जाए, ऐसा रिलैक्स होकर नहीं बैठना है। आप रिलैक्स जरूर करिए, लेकिन आपको कोशिश तो एकदम आखिर तक करनी है। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है कि यूपीएससी की कोचिंग क्या सीजीपीएससी में मददगार साबित हो सकती है, या अगर हो सकती है तो किस हद तक? जी, यूपीएससी की तैयारी से आप क्या करेंगे ना, आंसर राइटिंग आप सीख जाएंगे और चीजों का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। तो वो क्या है, आंसर्स में आपके दिखने लगेगा कि आप एक बढ़िया एक एनालिटिकल व्यू के साथ में लिखेंगे, न केवल तथ्यात्मक लिखेंगे। और यूपीएससी का लेवल अगर पार कर लेते हैं तो सीजीपीएससी मेरे ख्याल से एक जो रीजनल जिसमें पूछता है, छत्तीसगढ़ को, संस्कृत को, साइंस को अगर पढ़ लिया जाए अच्छे से, तो मेरे ख्याल से आसानी होगा और यूपीएससी के कोचिंग से आपको इंटरव्यू में बेनिफिट होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया है इस समय कि संस्कृत लैंग्वेज की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? संस्कृत लैंग्वेज में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, जो सिलेबस मेंशन किया हुआ एक भ्रम है। ठीक है, सिलेबस में बहुत सारे चीजें मेंशन की हुई है, शब्द रूप, विभक्ति, ठीक है ना। लेकिन पूछता क्या है, 5 चीजों को पूछता है: अनसीन पैसेज, वाच्य परिवर्तन, ठीक है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू संस्कृत, और मेरे को निबंध लेखन पूछता है। इस टाइप के 5 चीजों को ही पूछता है। तो संस्कृत में कई लोग क्या है, 50 नंबर के सवाल को पूरा छोड़ देते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि 50 नंबर में अभी के अभी आप 25 नंबर पा सकते हैं। कैसे? अनसीन पैसेज को तो आप 10 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको तो तुरंत आप बना लेंगे। अनसीन पैसेज में क्या होता है, क्वेश्चंस के कीवर्ड को पकड़ के उसको पैराग्राफ में ढूंढ लेना है।
है ना। जी। संस्कृत में कोई आप विद्वान नहीं है और एग्जामिनर भी जानता है कि भाई आप संस्कृत अभी सीख रहे होंगे, जी। ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज को आप बना सकते हैं और उसके बाद में जो वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ठीक है। और अनुवाद के लिए आप क्या है, कोई प्रबोध की बुक ले लीजिए और जैसे कि कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे कहा जाता है, जैसे अस्थि को है बोलते हैं, है ना, ऐसे करके आप उसमें लभ्यते को लाभ है, ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे कनेक्टिंग वर्ड्स का एक आपके पास लिस्ट हो और उस कनेक्टिंग वर्ड्स के लिस्ट से आप अनुवाद कर पाए और निबंध लिख पाए, ठीक है ना। और संधि और समास जो है उसमें 16 नंबर का होता है। संधि और समास भी जो संस्कृत का है वो हिंदी का है, उसी का अपभ्रंश है वो। तो संधि समास और अनसीन पैसेज तो आप अभी बना लेंगे एक दिन पढ़ के, तो संस्कृत कोई ऐसा हुआ नहीं है, आप अनसीन पैसेज को बना सकते हैं, संधि समास में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अनुवाद और निबंध में जो मैं बताया हूँ जी कि एक कनेक्टिंग वर्ड्स को आप सीख लीजिए, विभक्ति को भी आप थोड़ा जान लीजिए। विभक्ति से क्या होता है कि ना कनेक्टिंग वर्ड्स आपके आसानी से होते हैं, जैसे राम ने तो रामस्य, ऐसे आप बना लीजिए ना भाई। आपको ग्रामर में नहीं जाना है, लेकिन आप कम से कम 20 निबंध को आप पढ़ेंगे ना, ट्रांसलेशन जो ऑलरेडी प्रबोध में दी हुई है, उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे हम करता है करती है इसको कैसे लिखेंगे संस्कृत में। तो इस टाइप का एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आप संस्कृत के लिए करिए, मैं बोलना चाहूंगा, और ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। यानी कि संस्कृत को भी रटने के बजाय अगर हम समझने की कोशिश करें, आम जिंदगी में की जो बोलचाल की भाषा है हमारी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उस तरह अगर जोड़ने की कोशिश करें तो संस्कृत में अच्छे नंबर हासिल एग्जाम में जो पूछ रहा है वही भी पढ़िए बस। जी। एक जो सवाल निकल कर आ रहा है फेसबुक से कि गवर्नमेंट की योजना विस्तार से पढ़ने के लिए आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, अब गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो मिनिस्ट्रीज की साइट है वो आप जी। पढ़िए, और जो करंट अफेयर मैगजीन है किसी भी वार्षिकी को पढ़ लीजिए, एनुअल मैगजीन आता है उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें डिटेल में दिया हुआ होता है। और बेसिकली पूरे स्कीम को जानने की आपको जरूरत नहीं है, पूरे पॉलिसी को जानने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि इस पॉलिसी की मुख्य बातें क्या है। अगर कोई प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है तो वो चेंजेस को आप जानिए और उसका एक इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाला है समाज में, वो आपको तय करना होगा। जी। एक और सवाल हमारे पास आया है कि सीजी ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी के लिए क्या करें? सीजी के ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव के लिए बताया ना, जो बुक लिस्ट है आप पहले बना लीजिए, जो कोचिंग के जो यहाँ अवेलेबल है उसको बना लीजिए और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या फैक्ट पूछता है सीजीपीएससी में, तो लिंक करके पढ़ना है, मैं जैसे लिंक करके पढ़ता था। और इंडिया और छत्तीसगढ़ और दोनों के करंट अफेयर और सीसेट सबका समग्र रूप से आपको हल करना होगा भाई, तभी आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे। एक प्रश्न एक सवाल आया है हमारे पास नेहा